बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ नोन एज व्हाट रेसिडेंशियल स्टेटस। अब आप पूछेंगे कि अचानक से आप ये रेसिडेंशियल स्टेटस लेके क्यों पिक्चर में आ गया और ये क्या है। टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट कितना मार्क्स का है? 7 मार्क्स। पेज कितना है? 2 पेज 7 मार्क्स। अगर इंस्टीट्यूट अपना पैटर्न फॉलो किया तो चाहे वो सीए हो चाहे सीएस हो, रेसिडेंशियल स्टेटस आता ही आता है। सीएमए वाले के लिए आएगा 7 मार्क्स के लिए, सीए वाले के लिए वो आएगा 4 से 5 मार्क्स के लिए। वेटेज उतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न सब सेम है। सीएस वाले के लिए नॉर्मली आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यू, यानी कि टोटल कितना मार्क्स? 2 मार्क्स, ठीक है। अब एकदम ध्यान से अच्छी तरह से समझते हुए चलिए। ये जो टॉपिक है विच डील्स विथ व्हाट, बोलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस। ये आपको स्टेटस बताता है। ये आपको क्या बताता है? बोलिए, स्टेटस बताता है। आप मेरे से पूछेंगे क्या चीज़ का स्टेटस बताता है भैया, क्या चीज़ का स्टेटस बताता है ये? हम बोले ध्यान से सुनो, स्टेटस ऑफ व्हाट? अ रेसिडेंशियल। स्टेटस ऑफ व्हाट? रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल इन द पर्पस ऑफ व्हाट? कि वो एक इंसान रेसिडेंशियल स्टेटस के पर्सपेक्टिव पे उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ध्यान से, एक इंसान पे बातचीत नहीं बेटा, 1 मिनट 2 मिनट टाइम दो। एक इंसान को कब टैक्स देना है डिपेंड करता है कि वो इनकम कहां से कमा रहा है, इंडिया से कमा रहा है कि बाहर से कमा रहा है। क्या एक इंसान का बाहर का इनकम भी टैक्सेबल हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। इंडिया में रहता है, बाहर से कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा? बोलो, टैक्सेबल हो जाएगा। वो सब कुछ हम लोग आज समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक इंसान का क्या समझेंगे? बोलो, रेसिडेंशियल स्टेटस। कि वो इंसान का एक रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, वो इंसान का एक रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, उससे हम लोग डील करेंगे। अब एक इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस डील करने के लिए हमको समझना पड़ेगा इंसान के रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट मतलब क्या होता है। इंसान के रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट मतलब क्या होता है? पहले बात, एक चीज अपने दिमाग में ध्यान रखो, आप आइदर एक हो सकते हो, कौन बोलो? आप कौन हो सकते हो? एक इंडियन सिटीजन। आप सिटीजन हो सकते हो। सिटीजन डज नॉट मीन दैट यू आर रेसिडेंट। सिटीजन डज नॉट मीन यू आर रेसिडेंट। अब अगर एक इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो बहुत सिंपल सा चीज है, समझो। एक इंसान आइदर रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट। एक इंसान आइदर क्या हो सकता है? बोलो, रेसिडेंट होगा या फिर क्या होगा? बोलो, नॉन रेसिडेंट होगा। क्लियर है? 2 ही चीज हो सकता है, आइदर वो रेसिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने का सेक्शन है 6(1), ठीक है। तो लॉ बोलता है कि अगर एक इंसान रेसिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो इन बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल करेगा, तो मान लिया जाएगा वो क्या है? रेसिडेंट है। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो मान लिया जाएगा वो क्या है? नॉन रेसिडेंट है। आर वी थ्रू विद दिस? तो अगर आप कंडीशन फुलफिल करेंगे तो क्या माने जाएंगे? रेसिडेंट। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या माने जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। वंस मोर, दो कंडीशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशन। ये 2 बेसिक कंडीशन आप फुलफिल करें तो आप क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट। अगर आप नहीं फुलफिल करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट। आर वी थ्रू विद दिस? आप रेसिडेंट है कि नहीं है डिपेंड करता है कि क्या आप कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? आप कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं करते, उस पर क्या करता है? ये डिपेंड करता है। 2 मिनट बच रहा है बेटा, तू 2 बजे का क्लास रहता है, मुंह उठा के तू डेट करता है, खून ही मार देना है। और आता 2 मिनट बाद तो देख क्या करते तेरा। रेसिडेंशियल स्टेटस, ध्यान से सुनो। एक इंसान आइदर क्या हो सकता है? बोलो, रेसिडेंट हो सकता है, या फिर एक इंसान क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट। अब अगर एक इंसान रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है डिपेंड करता है कि वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितना कंडीशन है? दोनों फुलफिल करना है क्या? दोनों करना है कि एक? भैया आप इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल कर लेगा, मान लेंगे आप क्या है?
रेसिडेंट है। चलिए पढ़िए तो कंडीशन, पढ़िए आप एक बार। देखो लिखा है एनी वन, ऊपर देखो लिखा हुआ है एनी वन। सुनो क्या कंडीशन है, बोल रहा है जिस इंसान का आप रेसिडेंशियल स्टेटस पता करेंगे ना, हम लोग चेक करेंगे क्या वो इंडिया में था 180 दिन या उससे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आपको एक बात बता दूं, हर एक इंसान का हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस चेक होता है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन बोलता है वो इंडिया में रहना चाहिए कितना दिन और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे आधा जन को प्रीवियस ईयर समझ आता है कि जो अपना ईयर है उसके पिछले साल में। अबे निकम्मा लोग, यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब आपका प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर वो 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। मतलब वन ऑफ द कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो लॉ बोलता है दूसरा कंडीशन फुलफिल करो, दो में से एक। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर कितना दिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हम आपसे एक बात पूछते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24। इसके पहले कौन सा हुआ 22-23। इसके पहले कौन सा हुआ 21-22। इसके पहले कौन सा हुआ 20-21। इसके पहले कौन सा हुआ 19-20। लॉ बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि अगर आपको किसी इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन बोलता है 23-24 के साल में, 23-24 के साल में वो कितना साल दिन मतलब दिन रहना चाहिए 182 डेज। अगर है तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। आर वी थ्रू विद दिस? अगर है तो क्या कहलाएगा, श्योर। दूसरा बोलता है कि अगर वो 182 डेज नहीं है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में कितना दिन होना चाहिए, 60 दिन। प्रीवियस ईयर में कितना दिन होना चाहिए, 60 दिन। एंड 365 दिन होना चाहिए बाकी पिछले 4 साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है तो इसके पिछले कितने साल, 4 साल, पिछले 4 साल। तो ये देखो ये 4 साल है, 4 साल है ना, ये 4 साल में वो कितना दिन रहना चाहिए, ये एंड। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट। भैया 2 फुलफिल किए 1 नहीं किए तब भी रेसिडेंट, 1 फुलफिल किए 2 नहीं कर रहे तब भी रेसिडेंट। दोनों में से एक फुलफिल करना। इधर देखो लिखा है एंड, यस दोनों साथ में चाहिए इसीलिए एंड लिखा हुआ है। आर वी थ्रू विद दिस? तो क्या आपको समझ आ गया, यस और नो? श्योर है? तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, कब एक इंसान रेसिडेंट कहलाएगा, एवरी इंडिविजुअल विल बी a resident of India if he has stayed for 182 days or more during the previous year, और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 60 days during the previous year and 365 days immediately preceding 4 years। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट। अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं कहलाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ नोट है, देखो तो नोट क्या बोल रहा है। अब हम तुमको एक चीज़ समझाते हैं, जिस दिन इंडिया से निकलोगे वो भी इंडिया में ही काउंट होगा, जिस दिन इंडिया के लिए आओगे वो भी इंडिया में ही काउंट होगा। मान लो इंडिया से दुबई जा रहे हो तो जिस दिन निकल रहे हो, रात का 9 बजे भी निकल रहे हो, पूरा दिन क्या माना जाएगा, इंडिया। जिस दिन दुबई से निकल रहे हो इंडिया आने के लिए, वो दिन दुबई वाला भी क्या माना जाएगा, इंडिया का। मतलब 182 डेज में इंक्लूड रहेगा।
समझ आ रहा है? उसको काउंट करोगे, इंडिया डेज इन इंडिया माना जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? देखो क्या लिखा है, रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर सेपरेटली। जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमाइंड होगा हर प्रीवियस ईयर का अलग से। डन। दूसरा क्या बोल रहा है, देयर इज नो कंडीशन दैट इंडिविजुअल शुड स्टे रेगुलरली और एट वन प्लेस इन इंडिया। इंडिया में रहने बोले, इंडिया में एक एग्जैक्ट जगह में रहने नहीं बोले हैं, बंगाल में ही रहेंगे तभी हम इंडियन रेसिडेंट कहलाएं। इंडिया में कहीं भी, गोवा में भी रह सकते हो। समझ आ रहा है? 182 डेज कहाँ गुजारना है? इंडिया में। इंडिया का कोई भी कोना में, चाहे गोवा जाओ, चाहे दीघा जाओ या पानी के अंदर जाओ, इंडिया के अंदर होना चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब ध्यान से सुनना, अभी कंडीशन मत पढ़ना, अभी ध्यान से सुनो। नॉन रेसिडेंट कब होगा? इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ द बेसिक कंडीशन। अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करवाएंगे तो आप क्या कहला देंगे? नॉन रेसिडेंट। तो भैया आप हमको एकदम क्लियर कर दिया कि हम रेसिडेंट कब कहलाएंगे और नॉन रेसिडेंट कब कहलाएंगे। हम रेसिडेंट तभी कहलाएंगे जब हम 182 डेज अपने प्रीवियस ईयर में रहे हो। अगर नहीं तो दूसरा क्या बोलता है? 60 डेज, और पिछले 4 साल में 365 दिन। दोनों कंडीशन ही है, ठीक है ना? तो ही आप क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट। एक बार आप रेसिडेंट कहलाएंगे तो पिक्चर और बढ़ेगा। पहले तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में पिक्चर था, आइदर रेसिडेंट या फिर, और अगर आप क्या कहलाने लगे तो पिक्चर और बढ़ गया। पिक्चर और बढ़ गया मतलब क्या? आइदर आप होंगे ROR या फिर आप होंगे RNOR। जितना छोटा में रेसिडेंशियल स्टेटस समझा रहे हैं ना, उतना इज्जत दो। बहुत सिंपल वे में सिखा रहे हैं। पूरा लाइफ टाइम तुम्हारा 2 पेज में रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म है, मैट में 40 पेज का है। ध्यान से सुनो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक को बोलते हैं रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक कहलाएगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR और एक कहलाएगा रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके भैया, रेसिडेंट कहलाने के लिए आपको फुलफिल करना पड़ता है कौन सा कंडीशन? और बेसिक कंडीशन में एनी 1 सेटिस्फाई करोगे तो, नहीं करोगे तो। और अगर रेसिडेंट कहलाए तो फिर क्या चेक करेंगे कि आप ROR हो कि RNOR हो। ROR मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR मतलब रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आर वी थ्रू विद दिस? तो भैया उसके लिए दूसरा पेज आओ। आ गए? दूसरा पेज में आपको यहाँ पे कंडीशन दिखेगा, देखो क्या? एडिशनल कंडीशंस। क्या दिखेगा बोलो? एडिशनल कंडीशंस दिख रहा है? हाँ, देखो क्या लिखा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाई कीवर्ड्स बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। आपको यहां पे कितना कंडीशन फुलफिल करना है? दोनों। एडिशनल कंडीशन कितना दिया हुआ है? 2 ठो। दोनों जब आप फुलफिल कर लेंगे तो ही आप कहलाएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों अगर फुलफिल नहीं होगा तो आप क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आर वी थ्रू विद दिस? आपको एडिशनल कंडीशन एक फुलफिल करना है कि 2? अच्छा, 2 में से हम एक फुलफिल किया तो हम क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों फुलफिल कर लिए तो? दोनों फुलफिल नहीं किए तो? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? पक्का? अब 2 कंडीशन क्या है वही बोल रहे हैं। इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, देखो एक कीवर्ड और, रेसिडेंट होना पहले जरूरी है। आप रेसिडेंट होंगे तभी हम चेक करेंगे कि आप ROR है कि RN। अब भैया अगर नॉन रेसिडेंट रहे तो तुम्हारा माथा में गोबर है। जब नॉन रेसिडेंट हो तो ROR और NOR करने का डिस्कशन ही खत्म है। क्लियर हुआ? रेसिडेंट होगे तब चेक करोगे कि वो ROR है कि RNOR है। ROR है कि RNOR है डिपेंड करता है कि वो 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर फुलफिल कर रहा है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। या फिर अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है या एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो वो कहलाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इससे अच्छा हम नहीं समझा पाएंगे। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? अब एडिशनल कंडीशन क्या है ध्यान से सुनो। नंबर वन, ये दोनों फुलफिल करना है कि एक? दोनों।
यहाँ लिख लो, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। डन है, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। आर वी थ्रू विद दिस? क्या है दोनों कंडीशन? पढ़ के समझाएगा एक जन? पढ़ो। समझाए कि समझ गया? नहीं समझाना है, नहीं है ऐसा वसूल करेंगे भैया हम लोग। तुम लोग नहीं भी बोलता फिर भी हम समझाते हैं। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। ये अपना क्या है? प्रीवियस ईयर। आर वी थ्रू विद दिस? अब एकदम डैशपंथी नहीं, ध्यान से समझना, ठीक है? ये अपना प्रीवियस ईयर 23-24 है। इसके पिछले 10 साल हमको ले चलो। ले जा सकोगे? पक्का? ले जाओ। क्या आएगा? इतना धीरे तो हम भी लिख लेंगे। 17-18 10 साल हो गया क्या? क्लियर है? नहीं हुआ? उससे पहले का तो 10 साल ना, उसको छोड़ के 10 साल। अबे तुम लोग डांट रहा है कि पूछ रहा है? देखो, जो लोग नहीं गिन पा रहा है, ये प्रीवियस ईयर को नहीं लेना, इसीलिए वो रेड में लिखे। उसके बाद तो हम क्या रेनबो बनाने थोड़ी ना बैठे हैं जो अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, समझाने के लिए, ठीक है? तो ये 10 साल हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। आई होप आप लोगों को 1 2 3 आता है। अब ध्यान से समझिए जो हम समझा रहे हैं। एक इंसान को रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? भैया इस साल 182 डेज रहो या उससे ज्यादा रहो, नहीं तो इस साल 60 दिन रहो और बाकी के 4 साल 365 दिन रहो। जैसे ही आप फुलफिल करोगे आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। तो यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है बेटा, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है कि ही हैज बीन। तो रेसिडेंट का मतलब अभी भी वही सेम है, अभी भी वो सेम है। रेसिडेंट का मतलब वही है, ठीक है? लॉ बोल रहा है कि आप रेसिडेंट होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए बताइए? रेसिडेंट होने चाहिए। और रेसिडेंट होने के लिए आपका कंडीशन पता है। ROR होने के लिए क्या कंडीशन है? 2। पहला कंडीशन बोलता है कि आप एटलीस्ट कितना साल? 10 साल में किसी भी 2 साल में आप क्या होने चाहिए? रेसिडेंट। यानी कि जिस प्रीवियस ईयर में आप है उस प्रीवियस ईयर के कितने साल जाओगे? 10 साल। इस किसी भी 10 ईयर्स में, इस इतने सारे 10 साल में एनी 2 में आप क्या रहने चाहिए? रेसिडेंट। ये हुआ पहला कंडीशन। आर वी थ्रू विद दिस? ये क्या हुआ? पहला कंडीशन। दूसरा क्या बोल रहा है कि पहला कंडीशन फुलफिल करने के बाद दूसरा बोल रहा है कि पिछले 7 साल में, समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, पिछले 7 साल में आप कितना दिन रहने चाहिए? 730 दिन। कहां पे रहना चाहिए? इंडिया में। अगर आप ये 2 कंडीशन फुलफिल कर ले रहे हैं, पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट और पिछले 7 साल में कितना दिन रहे इंडिया में? 730 दिन, तो माना जाएगा आप एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। और आप एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपको क्या बोल देंगे? रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नहीं फुलफिल करेंगे तो क्या बोलेंगे? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। होप हम आपको समझा पा रहे हैं, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो ये आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का समाप्त हो जाता है।
ठीक है, ये हो गया जब पेपर बहुत स्मूथ हो, एकदम स्मूथ, कोई एकदम इजी, एकदम बेसिक, एकदम इजी, ठीक है। होप सो यही इजी होना चाहिए और हो जाता, बहुत इजी। अब ये हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट 1, जहां पे हम लोग क्लियरली समझ गए कि रेसिडेंट बनने के लिए आपको फुलफिल करना पड़ता है बेसिक कंडीशन, दो में से कोई एक, और ROR और RNOR को फुलफिल करने के लिए आपको क्या बनना पड़ता, मतलब कितना कंडीशन फुलफिल करना पड़ता, दोनों में से दोनों, तभी आप कहलाएंगे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नहीं फुलफिल करेंगे तो कहलाएंगे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आया? अब वापस से बैक टू सेकेंड कंडीशन, मतलब फर्स्ट पेज में आ जाइए। अब ये नाच नाच के क्यों पढ़ा रहे हैं, एक तो कंप्लीट कर देते, एक पेज आ जाओ। इंग्लिश आता है पढ़ने? साइलेंट्स है बहुत। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन ऑफ, इसका मतलब जो ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, अच्छा एक बात पूछे, पक्का छेड़े तुम लोग को, मतलब छेड़े मतलब इसमें छेड़े ये दोनों कंडीशन फुलफिल, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होता तो आप क्या बन जाते हैं? और जब हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन टू दिस, मतलब कुछ लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ कौन सा कंडीशन है? नंबर 1। आर वी थ्रू विद दिस? वंस मोर, कुछ केसेस में दूसरा जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अगर उस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना, उसके लिए कौन सा कंडीशन नंबर 1 फुलफिल करना पड़ेगा, दूसरा एप्लीकेबल नहीं है। खुश रहे बेटा, क्या इसे हो गया है? समझ आए हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली ये दोनों कंडीशन में से एक फुलफिल करोगे तो क्या कहलाओगे? कुछ केस में नंबर 2 देखना ही नहीं है, नंबर 1 जब तक फुलफिल नहीं करेगा रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? तो कुछ केस है दीदी, तो 1 2 3 डन है अच्छी तरह से। यहां पे लिख लो, रुको ना रे बाबा, बाप रे बाप। कुछ केस में रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 फॉलो करना है। डन है? मेरे को भूत दिख रहा है, सच्ची बता रहे, हंस रहा है तुम लोग, वहां से एक आत्मा इधर से इधर गया, ठीक हंस लो, मेरा क्या, पैर वर खींचेगा नीचे से समझ जाएगा। इधर देखो, मत बोलना कि हम वार्निंग नहीं दी, ठीक है? इधर आओ। आत्मा घूमता रहता बाबू, तेरे को पता है तेरे बगल में एक जन बैठा हुआ है, जिस दिन बाल खोलोगे तुरंत घुस जाएगा। मेरा रखना, आत्मा कहीं भी आ सकता है। अब वो नितिन और आयशा के बीच में बैठा हुआ है, पढ़ाई में आत्मा नहीं आता। अरे आत्मा को भगवान से क्या है? वो सब मूवी में बेटा, हनुमान चालीसा बोलते तो ऐसे नाचने लगेगा, उधर से उधर भागने लगेगा। ठीक है, मत बिलीव करो, हम थोड़ी ना बोले कि बिलीव करो, बाकी तुम लोग मर्जी। साइकोलॉजी होता है। ये गैप क्यों है? बैठा है वो लोग, ये गैप क्यों है? बैठा है वो लोग, ये होता है। अभी देखो बगल में उधर बैठा, उधर बैठा, उधर बैठा, उन लोग वहाँ बैठा है। अगर नहीं बैठाना, बगल में डब्बा रखो। क्या रख लिए? डब्बा बोले बेटा, बैग में तो बैठ सकता है। बच्ची बोलती बैग रख लिए है। इधर देखो, इन लोगों को केस में सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, मतलब सेकंड कंडीशन देखना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन। कौन है सर ये लोग पागल लोग? एक ऐसा इंडियन सिटीजन
एक ऐसा जो इंडिया छोड़ रहा है ड्यूरिंग द कौन सा प्रीवियस ईयर? यहाँ पे अंग्रेजी में एकदम टिपिकल अंग्रेजी मत फॉलो करना है तो बर्बाद हो जाओगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब इस साल छोड़ के पिछले साल 23-24 फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। बाहर नौकरी करने जा रहे हैं तो जाओ ना। अब तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस पता करेंगे सिर्फ नंबर 1 कंडीशन वाला फुलफिल करके, तुम्हारे लिए नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस? हम एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम मेंबर है क्रू ऑफ इंडियन शिप। नेवी वाला लोग को पता है ना, शिप में जाना पड़ता है क्योंकि वो मेंबर है उस क्रू का। उस पर्पस के लिए अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो ऐसे मेंबर ऑफ क्रू के सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। उस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए कौन सा कंडीशन? सिर्फ नंबर 1 वाला। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? क्लियर है? अब नंबर 3, एक ऐसा इंडियन सिटीजन या फिर एक पर्सन जो कौन सा ओरिजिन का हो? बोलो इंडिया ओरिजिन। और भैया पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन मतलब इंडियन सिटीजन समझ आया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब अच्छा, एक इंसान इंडियन सिटीजन कब बनता है? आइदर वो पैदा होता है यहाँ पे, आइदर वो यहाँ पे पैदा होता है, या फिर एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वो 7 साल यहाँ पे रहा हो तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है, या फिर उसका बाप दादा कोई भी इंडिया में पैदा हुआ है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है? देखो लिखे हुए, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भले वो बाहर रहता है लेकिन उसका जो रूट है, जो नर्व है वो इंडिया का है, उसी को बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। इफ ही और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देश का टुकड़ा होने से पहले अगर आप लोग इंडिया में, आप या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे तो आप माने जाएंगे पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। 19 हाँ है, हाँ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन मिलेंगे आपको। पाकिस्तान से भी बहुत लोग आते हैं इंडिया में मिलने अपने रिलेटिव से, तुम रोक तो ही ना सकते, आ ही सकता है। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 में पार्टीशन हुआ, ठीक है। अब जो पार्टीशन नॉर्मली तुमको समझा रहे, पार्टीशन हुआ तो इंडिया का ही ना एक टुकड़ा पाकिस्तान है जो अब अलग हो गया है। अब तो डिवाइडेड इंडिया है, तो अभी कोई पैदा होगा तो तुम वो वहां से छाती पीट के नहीं चिल्ला सकते हम तो इंडियन ओरिजिन के हैं। अब नहीं, अगर तुम पैदा हुए हो तो चेक करेंगे तुम्हारा बाप दादा कोई इंडियन ओरिजिन का है, अगर है तो तुमको मानेंगे पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। वैसे तो बहुत सारा होगा तो कौन सा शादी करना है हम लोग को, होने दो, हो गए रे बाबा। बांग्लादेश पाकिस्तान में निकलेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्यों नहीं निकलेगा? वो तो नेता लोग बांट रखा है सबको और तुम लोग बटे हुए हो, नॉर्मली वही है, ठीक है। तो छोड़ो ना, इमोशनल क्यों हो रहे हो उतना? अब तुम ढूंढने जाओगे क्या अपना सबको उधर? तो इंडिया अच्छा है बेटा, मान लो बहुत अच्छा है, आराम से रहो। वहाँ पे जाओगे ना, कुछ कोई चीज़ का कोई माई बाप नहीं है किसी का, ठीक है। चाइना वाइना में चले जाओ, साला पानी थूक थाक दोगे, मार देगा गोली। यहाँ पे तो हम लोग देश मेरा रंगीला खोल रखे हैं, कहीं भी और थूक दे रहे, थू उड़िया खा उधर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है बेटा, गाली गलौज में हो जा रहा है, उधार भी देगा, मार देगा, कौन ही तुमको उठोगे कि नहीं फिर पता नहीं। दुबई उबई भी चले जाओ ना, फॉरेन ट्रिप का शौक है ना, थोड़ा सा रूल तोड़ के देखो, इंडिया याद आ जाएगा। कम से कम पुलिस यहाँ 50 में पट तो रहा था, वहाँ 50 रुपये दोगे और 2 केस ठोक देगा तुम पे। इधर आ जाओ, क्लियर हुआ? तो सुनो ना, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, हु इज लिविंग आउटसाइड, जो इंडिया के बाहर रह रहा है बट विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रहता है इंडिया के बाहर है बट इंडिया विजिट करता रहता है, तो इस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए हम लोग सिर्फ नंबर 1 कंडीशन देखेंगे। इन लोग 3 के लिए नंबर 2 एप्लीकेबल ही नहीं। आई होप आपको समझा पा रहे हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप पहला पेज पूरा और यहाँ तक एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्लिक नहीं करना बेटा, पढ़ना है। हाँ सर ये सेकंड वाला में लिखा है कि इस साल 7 दिन होना चाहिए, तो अगर उससे कम है तो बस कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। एटलीस्ट 60 दिन होना ही चाहिए। 55 रहा तो फिर भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। आज भी काउंट होगा? नहीं, आज से पहुंच रही हो पूरा दिन ही काउंट होगा। चले, ये देखिए पहला वाला, पिछले 10 साल में किसी 2 भी साल में आप क्या रहे हो? रेसिडेंट। और रेसिडेंट का कंडीशन वही है 182 डेज और वो डन। चलिए, हाँ बहुत फ़र्क है मैम। रेसिडेंट बोलता है रिसाइडिंग आप कहाँ कर रहे हैं, आप रह कहाँ रहे हैं। अभी हम तुमको क्या लगते हैं देखने से? इंडियन सिटीज़न लगते हैं, ठीक है। अब हम नौकरी कर रहे यूएस में, सिटीजनशिप कहाँ का, रेसिडेंस कहाँ का? इंडिया में तो नहीं रह रहे ना, वहाँ रह रहे, ये फ़र्क है। सिटीजनशिप आपको डिनोट करता है कि हाँ आप हम इसके ओरिजिन को जानते हैं, यहाँ से वो पैदाइश हुआ है। रेसिडेंट आप कहीं भी रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंडिया में, बाहर भी रह सकते हैं। अभी हम मान लो यूएसए में गए, 7 साल रहे, तो मेरे को यूएसए का भी सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तो हम इंडियन सिटीज़न ही कहलाएंगे ना। लेकिन रेसिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? बाहर के। अभी आपके फाइनल्स में, सीएमए फाइनल्स में एक एक्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अलग है। उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो अभी मौत है, वो तुमको एकदम बेघर कर देता जल्दी, तुरंत बेघर कर देगा, समझ आया? यहाँ तो फिर भी इज्जत दे रहा है तुमको, आओ जाओ, 180 दिन ही तो बोल रहा है। डन है? एक क्लियर हुआ। अब देखो फिर से रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन पार्ट 2। अब भैया पार्ट 2, अब पार्ट 1 क्या कर रहे हैं आप? अमेंडमेंट्स आए, क्या है बोलो? थोड़ा सा ध्यान से समझना। देख बेटा देख, ये पूरा और इधर कंप्लीट करते ही अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, तभी आपका ये कंप्लीट होगा, वरना ये आपका कंप्लीट होने से रहा। ठीक है, तो एक बार अपना दिमाग को रिलैक्स करके जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या लिखा है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन, अभी तो वही पढ़ कर आए। यहाँ पे इंडिविजुअल कौन है वो देखो, कौन है इंडिविजुअल? एक ऐसा और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ए भैया एक मिनट, ऐसा आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस तो हम लोग यही पता कर लिए थे कि अगर वो व्यक्ति, इसके लिए सेकंड कंडीशन फुलफिल, इसके लिए सेकंड कंडीशन फुलफिल
नहीं करेंगे, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो वो रेसिडेंट कहलाएगा जब वो, हम बोले एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, लेकिन अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो आउटसाइड इंडिया के रहते हैं और विजिट करते हैं इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एकदम सेम पॉइंट है, एक और पॉइंट ऐड कर दिया, ऐसा व्यक्ति का अगर टोटल इनकम, ऐसा व्यक्ति का अगर अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेस, बोलने का मतलब है ऐसा व्यक्ति का अगर टोटल इनकम, कौन सा इनकम बोलो, ऐसा व्यक्ति का टोटल इनकम जिसमें फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं है, एक्सीड करता है कितना से बोलो तो 15 लाख से, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाइड होगा जब इस दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करेंगे। 15 लाख हुआ तो नहीं होगा। समझाते थोड़ा सा धीरे धीरे। भैया हम एक इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया छोड़ा है, बट इंडिया विजिट करता है, ऐसे व्यक्ति को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। क्या उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, क्या उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसका सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल करना है, दैट इज़ 182 डेज वाला। लेकिन अगर उसका 15 लाख से इनकम ज़्यादा है और वो भी इंडिया वाला इनकम है, वो इसीलिए गवर्नमेंट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आप बाहर रहते हुए भी इंडिया से 15 लाख कमा ले रहे हैं, इंडिया को इनकम मिलेगा, तो उसको बोल रहे हैं आपको रेसिडेंट बनने के लिए हम दो कंडीशन दे देते हैं। पहले एक कंडीशन छीना, अब दो कंडीशन दिया। लेकिन कब दिया, जब तुम्हारा इनकम 15 लाख से ज़्यादा। भाई साहब अमेंडमेंट ले पा रहे हो, क्या है क्लियर हुआ अच्छी तरह से। यही सब करके टैक्स को बर्बाद कर देगा इन लोग, बच्चा फेल है। यहाँ तक क्लियर है, सुनो ध्यान से, पक्का यही देगा। अमेंडमेंट है ताज़ा ताज़ा तो एकदम फोकस रहेगा उसका। सुनो फिर से, हम इंडियन सिटीजन है, ठीक है, चलो शुरू से छेड़ते तुम लोग को। रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है तुमको, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, कितना कंडीशन फुलफिल करना है, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। हम बोले क्या है बेसिक कंडीशन, क्या बोलता है वे, हम ऐसे पढ़ा है बेटा। 182 days ड्यूरिंग द प्लीबियस ईयर। लो साला तुम लोग का भाषा समझाया। दूसरा तंदीतन बोल रहा है कि तुम प्लीबियस ईयर में कितना दिन हो, ये भी समझ जाता है, तुम लोग अपना भाषा समझ लेता है। और पिछले 4 साल में कितना दिन हो, 365 समझ जाते भैया, अपना भाषा कौन भूले। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल, तुम क्या कहलाए, अगर नहीं फुलफिल रेसिडेंट हो तो 2 टुकड़ा, ROR, सीधा बोलो ROR RNOR, और भी मत करो, ROR R, वहाँ लिख लेना, स्पेलिंग तो लिख ही लोगे, मुंह से तोतला रहे हो तो लिखना तोतला नहीं है ना। तो ROR और RNOR, ROR या ROR बनने के लिए कितना कंडीशन फुलफिल करना, बेसिक या एडिशनल, दोनों में से दोनों, दोनों में से दोनों, पक्का। पहला क्या है, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल में किसी 2 साल आप रेसिडेंट हो, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर के 7 साल में 700, ठीक है। दो में से दोनों कंडीशन फुलफिल तो ROR, डन, डिस्कशन खत्म। अब एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन बोलता है सेकंड कंडीशन फॉलो करने का जरूरत नहीं, 3 लोगों को। नंबर 1 जो इंडिया छोड़ रहा है नौकरी के लिए, उसके लिए सिर्फ नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 जो मेंबर ऑफ क्रू है उसके लिए नंबर 1 कंडीशन। और एक ऐसा इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया का सिटीजन है बट इंडिया छोड़ रहा है लेकिन विजिट करता रहता है। अब वहीं पे अगर ऐड कर दो एंड इट्स इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, तब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ नंबर 1 कंडीशन। लेकिन अगर उसका 15 लाख से ज़्यादा होता है तो ये 2 कंडीशन। अबे हम इससे अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो ये थर्ड वाला नहीं ऐड कर दे 15 लाख वाला, इसमें हम समझा दे रहे। रुक जाओ तुम 1 मिनट रुक जाओ, पेन भी चार्ज नहीं रखा है कोई, देखो मत देखो, शर्म आ रहा है, वहाँ रीड करो, घूरता रहता है साला। हाँ, हम देखे तो प्रॉब्लम।
एक एक बच्चा है बदनाम कर दिया है। ये टॉपिक बंद करने का क्या लगता 70 मार्क्स टैक्स में है? बंद कर देंगे। मतलब आप अभी एक साथ बोलते रहेंगे? 1 साल? अबे क्या बैठी रहोगी यहाँ पे? एक साल कहने का मतलब एग्जाम में दिसंबर। जून में धक्का मार के ख़त्म कर देंगे। 1 साल रहेगी। महादेव आ जाओ। देखो ये कंडीशन देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना अमेंडमेंट के बाद देखो, एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज ड्यूरिंग द हुज इनकम डज नॉट एक्सीड समझ आ गया? तो यहाँ पे इनकम मैटर कर गया। अगर इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं करे तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कंडीशन नंबर 1। अगर 15 लाख से ज़्यादा रहता है वो वाला जो दिया हुआ है, ठीक है। अब भैया वो वाला याद कैसे होगा? बहुत इजी है, पढ़ लो तो। जो बता देगा उसको हम प्राइस देंगे। क्या? जिसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, पहला वाला तो सेम ही है, दूसरा वाला भी सेम है, खाली वो 60 दिन के बदले 120 दिन है। वाह भैया वाह। अरे बेटा ये तो हम हेल्प की है। अच्छा रुक, तू बताएगी ना इसके बाद वही नीचे वाला बताना। देखो चाहिए ना, गिफ्ट चाहिए ना, रुक। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब देखो यहाँ पे लिखा है नॉन रेसिडेंट कब हो जाओगे? इफ़ ही सेटिस्फाइड नन ऑफ द बे। ये बताने का था, बताने का था, कुछ समझ आ गया अच्छी तरह से? ओ भैया ये फिर कुछ बोल रहा है नीचे एक ठो। हम लोग समझते समझते हम लोग का क्या हो रहा भैया। देखो जिसका दिमाग नाचता है, घुर उड़ जाता है, तुम पोलियो को बूंद ले करो फिर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अच्छा से तुमको। देखो नंबर 2 क्या बोल रहा है? नंबर 2 बोल रहा है इफ ही इज इन इंडिया फॉर और मोर ड्यूरिंग द देन ही इज अदरवाइज ही इज। ठीक है तोतला लोग, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है भैया, मौत हो गया है। ये हम लोग बात ही कर रहे किसका? जो इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसका इनकम एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो उसका बेसिक कंडीशन 15 लाख से ज्यादा है, तो कितना कंडीशन है? 2। उसमें से कोई एक पूरा किया तो तुम रेसिडेंट। जब जब रेसिडेंट हो गए तो 2 टुकड़ा और हो जाता है ना, कि वो ROR है कि RONR। तो वैसा इंसान ROR तभी कहलाएगा जब वो इंसान 182 डेज रहा हो। यानी कि सुन लो एक सिंपल सा बात, अगर ये इंसान रेसिडेंशियल, अगर ये इंसान, सुनो ना रे, अगर ये इंसान रेसिडेंशियल हो रहा है इस कंडीशन को फुलफिल करके, तो कभी भी वो ROR नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो क्या कहलाएगा? RNOR, क्योंकि नंबर 2 वही बोलता है। हम है ना जिंदा, कुछ ना, वो खेल रहे थे। कुछ ज्यादा चाप मत लो बेटा, ज्यादा लगे बेहोश हो जाओ। ज्यादा अच्छा है। इधर देखो, देखो तुम लोग ये पढ़ सकता है? अबे वो नहीं, अंदर का 2 वो पढ़ सकता है। वो दोनों पढ़ के तुम लोग क्या समझा? क्या समझे आयशा बता, क्या समझी? ये दोनों पढ़ के तुम क्या समझ रही है? मतलब ये पढ़ के तुम क्या समझी है? आयशा से पूछा, आयशा से, सबसे नहीं। समझ गई? सही बोल रही है, दोनों में से रेसिडेंट है। वाह, रेसिडेंट हो गए। अब वहां से उसका 2 टुकड़ा है ना, ROR और ROR बनने के लिए क्या पढ़ रहे हो? कि ROR वो तभी बनेगा अगर वो इंसान कितना दिन रहा हो? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हम क्या गलत बोले कि अगर कोई इंसान ये कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बनेगा तो वो ROR रहेगा, और ये कंडीशन बन के अगर रेसिडेंट बनेगा तो वो RNOR। क्या गलत बोले हम? समझ आया? नहीं, बच्चा कोमा में था, क्या बोल दिया अचानक से? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अभी भी कुछ दिक्कत है?
क्लियर है? श्योर? बेटा तुम लोग यहाँ तक डाइजेस्ट करो पहले, फिर से करो बेटा, पचेगा नहीं, फिर से करो। बस बेटा थोड़ा चा, देखो खत्म, ये खत्म, थोड़ा चा और ले। सर अगर 15 लाख एक्सीड नहीं करेगा तो उसको नहीं बनाना। या क्या बोली? क्या बोली? 15 लाख अगर एक्सीड नहीं करेगा तो उसको आर नहीं मानेंगे। 15 लाख एक्सीड नहीं करेगा जान, तो 15 लाख एक्सीड नहीं कर तो उस कैटेगरी में चले जाएगी। वो कैटेगरी क्या बोलता है? सिर्फ नंबर 1 कंडीशन बोल, उसमें रेसिडेंट हो गई। अब वो ROR है कि ROR है, उसके लिए वही एडिशनल कंडीशन जो पड़ा हुआ है वही। अगर वो 15 लाख से बढ़ जाएगा तो उसका अलग पार्ट हो जा रहा है, इसीलिए देखो लिखे है पार्ट 2। मार्केट भी खत्म, सब खत्म। आप तो बोलो कि कल ठीक हो जाएगा। बर्बाद हो गए हम। सब बर्बाद हो गया। चलो चलो आयशा लो, गिफ्ट लो, पढ़ो, समझाओ। ला 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 ला। इसका 15 लाख से ज़्यादा इनकम किसी भी मतलब किसी भी लेट से हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक तो ये क्या होता है। मेरा होता है ना। आपको इधर ही देना है, आप नितिन बता, वो पढ़ रही है ना, गिविंग हर टाइम। बता, बताएगी। बच्ची पूरा लेती है एकदम सस्ता वाला, टाइम दे रहे समझ के बताएगी, बोलती पूछेंगे तो ना बताएंगे। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब हुआ जब इनकम इंडिया के बाहर राइज होता है। वाह क्या बात बोली है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मतलब इनकम जो बाहर हो रहा है। फॉरेन सोर्सेज मींस इनकम बिजनेस अराइजेस आउटसाइड इंडिया। वाह, आगे वो तो सब वहीं तो आगे मेन है। युवानी बोली समझा देगी। नहीं तो समझा को नहीं आ रहा, फिर बता दीजिए। कोई बात नहीं, आ जाओ। बच्ची ठीक ही बोल रही है, थोड़ा बहुत तुम भी ठीक बोल रही हो। कौन बोल रहा है? ओह प्रोफेशन इंडिया में है तो वहाँ से अगर इनकम आ रहा है तो फॉरेन इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स। वाह क्या बोली है। हाँ तो हम कहाँ, हम तो वाह बोले, सही बोली लड़की, समझ गई ये लड़की सब। इधर देखो, हम पहले कुछ समझ ले। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मीन्स इनकम विच accrues और arises आउटसाइड इंडिया। accrues मतलब जो सोर्स है वो बाहर का है और आपको मिलता भी पैसा बाहर है, इंडिया में नहीं समझ आया? मिलता भी पैसा बाहर है और कमाते भी पैसा बाहर है।
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, मिलेगा भी बाहर, कमाओगे भी बाहर। ये वाला एक्सेप्शन है, रुक जाओ। इट कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। अब देखो इसका टुकड़ा किए। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मतलब क्या? एक ऐसा इनकम जो अक्रू भी बाहर होता है और कमाते भी बाहर हो। क्लियर हो गया? लेकिन इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज मतलब, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज मतलब इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया। कमाते भी बाहर हो, मिलता भी बाहर है, लेकिन जो बिजनेस है वो कंट्रोल इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है। उसका बिजनेस सेटअप इधर है, पैसा मिलता बाहर है, कमाते भी बाहर हो, लेकिन माना जाएगा वो इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। अगर उसको कमाने का जो धंधा है वो कंट्रोल इन इंडिया से होता है। बिजनेस बता रहे सब बताएंगे, पूरा पैसा वसूल देंगे। ठीक है, अब तुम भी एग्जांपल देगी, बोल। जैसे कोई प्रोडक्ट है जो एस्टैब्लिश इंडिया का है और वो बाहर भी नहीं, आप समझे नहीं। बिजनेस कंट्रोल्ड, बिजनेस भी बाहर हो सकता है, प्रोफेशन भी बाहर हो सकता है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। ये बोलने मांग रहे हो, पूरा देंगे, रुक ना रहे, अभी खत्म कहाँ हुआ है, बहुत है अभी, रुक जा, एक एक करके। प्लस इनकम विच अक्रूज और अराइजेज इन इंडिया, वो तो रहेगा ही इंडियन सोर्सेज, वो तो रहेगा ही इंडिया सोर्सेज। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। फॉरेन सोर्सेज का मतलब बहुत सिंपल, अक्रू अराइजेस आउटसाइड इंडिया। इंडियन सोर्सेज में अक्रू अराइजेस इन इंडिया, प्लस इफ कोई एनी इनकम अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। बोलने का मतलब है बाहर कमा रहे हो, बाहर मिल रहा है, लेकिन वो बाहर कमाने और मिलने वाला जो भी हो रहा है वो एक कंट्रोल हो रहा है यहाँ के किसी बिजनेस या प्रोफेशन से। हो सकता है हमारा कोई कंपनी हो जो सब्सिडरी हो फॉरेन का, मेरा इंडियन कंपनी है, सब्सिडरी कहाँ है? फॉरेन में, लेकिन कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया से। समझ आ रहा है? तो वहाँ पे पैसा कमाने वाला भी कहाँ माना जाएगा? इनकम फ्रॉम इंडिया सोर्सेस। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर हुआ? होल्डिंग सब्सिडरी आता है ना, उसको आना पड़ेगा, तब ये समझ आया होगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब कोई भी कंपनीज हो सकता है, टाटा अपना बहुत सारा सब्सिडरीज खोला है फॉरेन में, तो उधर का जो भी इनकम अराइज हो रहा है, मिल भी उधर रहा है, कमा भी उधर रहा है, उधर का ही सब यूज करके, लेकिन कंट्रोल बिजनेस इन इंडिया हो रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम इंडिया सोर्स। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? अब सुनो, समझ गए भैया? नेक्स्ट आ जाओ। निकाल के दे दे हाथ में एसी, दोनों बंद करेगा, फिर लोग मना करो इन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने। किसका तबीयत खराब है बोला ना, किस साइड वाला का? तो इधर बंद करना चाहिए ना, इधर भी बंद किया, प्रॉब्लम तो खाली पड़ा इधर। जिस हिसाब से तू एसी बंद और ऑन कर रहा है तेरे को बस मैं एक बार बता दूं, छोड़ो क्या बताऊं, कोई बात नहीं। चलो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट 3। भैया हम कूद जाएंगे छत से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर क्या रहा है? ये देखो यहाँ लिखा है 1 कहाँ गया रे? 1 ए का मतलब अमेंडमेंट। भैया पढ़ो, पढ़ के समझाओ, पढ़ो जल्दी और समझाओ। प्रभा समझा देना। दन दन दन। कोई मिल गई क्या? उसमें घुस गया है, पहला पॉइंट ही ऊपर से चला गया, बस वहीं रुक जाना बेटा। वाह
भैया क्या कर रहे हैं आप? बच्चा कैसे कॉन्फिडेंस? अरे वाह बोले तो ऐसा हुआ ना, कॉन्फिडेंस धरती के नीचे चला हाँ, जाता है। सच में। अब दोबारा बोलेंगे ही नहीं कि हाँ समझ में आया, सब बताते हैं आपको। वाह नहीं बोले, राइट बोले तो वाह नहीं बोले, तो क्या बोले, माँ फालतू बोली। ठीक है साला, तुम लोग अजीब ही आदमी है, जाओ बोलने भी नहीं दोगी। आपको वहाँ का जो रिएक्शन है ना, सब बहुत अलग है। ठीक है छोड़ो, हम चुपचाप पढ़ाएंगे, अब तुम लोग बोरियत में पढ़ो, आओ पढ़े, चुप रहने एकदम। इंडियन सिटीजन क्या तुम लोग भाई सेटिस्फाई हो जाओ, क्या चाहिए तुम लोग को? इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लायबल, भैया ऐसा नहीं समझ में आएगा। अरे मेरे को पढ़ाने दो। इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, एक सिटीजन जो टैक्स देने लायक नहीं है, और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज, आज अपने औकात में हम अपना। अब सुनो, बोल रहा है कि अगर एक इंडियन सिटीजन है, एक कौन है बोलो? पहला बात तो उसको इंडिया का सिटीजन मान लेना, ठीक है। हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया। दुबई दुबई में ना आप अगर कमाओगे ना तो आपको वहाँ टैक्स देने की ज़रूरत नहीं आता है, रूल है। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, नहीं लेगा, डेवलप्ड है। हम लोग क्या है, डेवलपिंग है, समझ आ रहा है? वहाँ पैसा लेके क्या सब डेवलप्ड है उधर, समझ आ रहा है? अब सुनो एक एग्जांपल, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। अगर कोई बंदा दुबई में कमा रहा है, दुबई में कमा रहा है तो दुबई में टैक्स तो नहीं दे रहा है ना, क्योंकि वहाँ टैक्स लगता नहीं है। क्यों नहीं टैक्स दे रहा है? क्योंकि वो वहाँ रहता है या रेसिडेंट है, तो वो टैक्स नहीं दे रहा है। पहला कंडीशन बोलता है एक ऐसा बंदा जो इंडियन सिटीजन है, जो एक ऐसा जगह रहता है जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, और उस इंसान का टोटल इनकम एक्सीड करता है कितना लाख से? 15 लाख से, उसको डीम्ड मान लेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट बोला वहाँ नहीं दे रहा तो यहीं दे दो। इंडियन सोर्स देखो लिखा है, दीदी देखो, इनकम फ्रॉम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, यानी कि कौन सा सोर्स? इंडियन सोर्स। आर वी थ्रू विद दिस? सर इंडिया में ही कमा रहे हैं इसलिए इंडियन सोर्स, इंडिया में इंडियन सोर्स से कमा। अच्छा तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। एक इंसान ज़रूरी नहीं है खाली इंडिया से कमा सकता है, ठीक है। मैं दुबई जाता हूँ, दुबई से भी इनकम करके आता हूँ, तो कमा तो रहा हूँ दुबई में ना, तो मेरा टोटल इनकम थोड़ा इंडियन इनकम भी आएगा, थोड़ा फॉरेन इनकम भी आएगा। आप लोग फाइनल में अगर मेरे से पढ़ोगे ना, हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन। क्या पढ़ाएंगे बोलो? इंटरनेशनल टैक्सेशन। वहाँ पे जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है ना, वो एकदम तुम्हारा माथा होता ख़राब कर देगा। अगर तुम्हारा इंटर का टैक्स स्ट्रॉन्ग है तो ही वो समझ आएगा। वो पूरा बात करता है पता है किसका? इंटरनेशनल टैक्सेशंस का। वहाँ पे एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइजिंग। क्या बोलते हैं? जो ये बोलता है कि वहाँ अगर एक बार टैक्स दे दियो तो यहाँ का टैक्स अलग वे में कैलकुलेट होगा। डेप्थ बहुत है टैक्स। अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हो क्या, रेसिडेंट है कि नहीं है, बस कुछ नहीं पढ़ रहे हो अभी, कुछ नहीं है ये। इसमें तो इसी का पूरा यही पूरा बेस से वो लोग वहाँ टॉर्चर करेगा, और वहाँ पे वही लोग को समझ आएगा जिसको रेसिडेंशियल स्टेटस समझ आया था। पहला बात तो ये, इसीलिए बोला जा रहा है इंटर को स्ट्रॉन्ग करो। इंटर में इसीलिए तुम लोग के पीछे पड़ते हैं। इधर सुनो ध्यान से, बोल रहे हैं कि अगर आप एक ऐसा व्यक्ति है जो रहते कहाँ पे है? दुबई। मतलब ऐसा जगह रहते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। और देखो नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में टैक्स दे दो। दूसरा कंडीशन बोलता है तुम्हारा इंडिया का इनकम कितना होना चाहिए? 15 लाख से ज़्यादा। तो तुमको डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसी को बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी को क्या बोलते बोलिए? डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी को क्या बोलते बोलो? डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन बेटा? अच्छा, अब वो अगर डीम्ड रेसिडेंट है, अगर वो क्या है बोलो? डीम्ड रेसिडेंट का मतलब समझा? मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है। एक्चुअल में बेचारा हो नहीं रहा है, मान रहे हैं कि वो रेसिडेंट है।
तो अगर उसको सिर्फ मान रहे रेसिडेंट है तो ये ऐसा व्यक्ति जिसको मान रहे वो रेसिडेंट है वो कभी भी ROR नहीं कहलाएगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, RNOR। कुछ नहीं फिल करना है, वो RNOR ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, RNOR। देखो यहाँ लिखा हुआ है रेसिडेंट बट नॉट एडल्ट ही शैल बी ट्रीटेड एज RNOR इन दैट प्रीवियस ईयर। वो कभी भी ROR ट्रीट ही नहीं होगा, RNOR ही ट्रीट होगा। आर वी थ्रू विद दिस? तो इंडिविजुअल का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो गया। अगर 15 लाख से कम कमा रहा है तो 15 लाख से कम कमा रहा है तो मैम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो डीम्ड मतलब रेसिडेंट नहीं है। अगर हो रहा है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? इसको काम करने का बाद कि जहाँ से उसका इनकम हो रहा है वहाँ पर टैक्स नहीं हो रहा है, कहाँ रहा है, बाहर नहीं। काम नहीं, डोमिसाइल लिखा है, मतलब वहाँ रहता है या फिर वहाँ का रेसिडेंट है। डोमिसाइल में तो वहाँ का सिटीज़न भी हो सकता है। मेरी मौसी है जो USA में रहती है, ठीक है, वहीं रहती है। और एक मेरे मामा है जो दुबई में रहते हैं, वो वहीं से कमाता है, लेकिन उसका इंडियन इनकम भी है 19 लाख का, तो वो डीम्ड रेसिडेंट मानता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो कमाता है वहाँ पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन कभी भी उसको RNOR नहीं मानता है। अगर यहाँ पे 15 लाख से कम कमाते तो रेसिडेंट नहीं होते? यहाँ 15 लाख से कम भी कमाते फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, नॉन रेसिडेंट ही ट्रीट होता। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? रहता बाहर है, यहाँ पे मेन चीज़ तुम लोग नहीं समझ रहे, ये वाला देखो, वो टैक्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो रहता बाहर है। बाहर के देश में वो टैक्स नहीं दे पा रहे क्योंकि रहता बाहर। कोई कंट्रीज़ है जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। दुबई हुआ, USA में भी एक कंडीशन है, फुलफिल करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारा, सिंगापुर में भी कंडीशनल है, बहुत कुछ। कोई कंडीशन नहीं। देखो बाहर वाले देश में ना वो लोग चाहते हैं आप डेवलप्ड हो, तो आप डेवलप नहीं हो इसीलिए वो टैक्स ले रहे हैं। आप डेवलप हो जाओ वो टैक्स नहीं लेगा। और इंडिया बोलते ज़्यादा कमा रहे हो, ज़्यादा दो, ऐसा है। दुबई वाला लोग में देखो वहाँ पे वहाँ का स्टेट का ही इनकम इतना है, तेल वेल का धंधा, सोना वोना का सब, तो खदान उदान, टूरिस्ट स्पॉट तो भैया अल्टीमेट है। फॉरेन मतलब ही लोग बोलते हैं एक बार दुबई घुमाए, लेकिन ओवर हाइप्ड है कुछ नहीं घूमने के लिए। वो एक तो अक्षय कुमार डांस के लिए ना दिखा दो तुम्हें बुर्ज खलीफा, वही एक तो देखने के लिए बोर आता है सब, और फिर वही डेजर्ट में चला जाता, बालू में घूमता है, काला होके आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, ये रेसिडेंशियल स्टेटस किसका हो गया कंप्लीट? इंडिविजुअल का। अब अलग अलग इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ना बेटा, अलग अलग इंसान मतलब कंपनी का हो गया, HUF हो गया कि कंपनी रेसिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। इंटर लेवल में 95% क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअल पे, 5% पूछा तो पूछ लिया किस पे बोलो, HUF पे, कंपनी पे या बाकी पे। तो इसीलिए एकदम थोड़ा सा दिए ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे। लाओ वर्कबुक निकालो, क्वेश्चन नंबर 1। कल फ्राइडे है ना? अच्छा, सैटरडे आपका ना हाउस प्रॉपर्टी का टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, ताकि हम आपको और अच्छा से प्रिपेयर कर दें। क्लियर है? बड़ा खुश होती है बे तुम। नहीं मिल रहा है, चैप्टर 2 है बेटा, चैप्टर 2 1 2। तुम लोग का भाषा तुम लोग के हिसाब से नहीं समझाए। तुम ही हो युवानी। यस सर। चैप्टर 2 खोलो। बाबू वाओ, इसको 23 कर दीजिए, इसको 24 25 कर दीजिए। चलो
या फाड़ के पूरा अलग कर दो एकदम। ये लड़की बहुत बदमाश है एकदम। कौन से? बैठी है एक जन सामने। क्या बोलिए वे जो बोलता है? रुक तू क्लास तक रुक, तुम तेरे को बताता है तो रुक। बेटा खाली क्वेश्चन नंबर 1 बोले। क्या बोल रहा है? मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है। वाओ। इंडिया लीव किया कब? 22/9/23 को। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ रहा है टू वर्क एज अ ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इन जर्मनी। तो एक बात बताओ, ये क्या इससे पूछ क्या रहा है? डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ऐसे इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए कितना कंडीशन फुलफिल करना है? सिर्फ एक, क्योंकि ये एक्सेप्शन में फॉल हो जा रहा है, क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो उसका एक ही कंडीशन क्या है? 182 डेज। कौन से दिन? प्रीवियस ईयर 23-24। अपना प्रीवियस ईयर 23-24 कब से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से। येस और नो, है ना? और वो छोड़ के कब जा रहा है हम लोगों को? 22 सितंबर में। यानी कि सितंबर में पूरा 22 दिन लोग हैं, उस दिन छोड़ रहा है तो वो काउंट होगा 22 उधर, और पहले का दिन देख लो। आता है ना 31 कितना होता है? 30 किस दिन में होता है? कौन सा मंथ में? जिसको नहीं आता वो मुट्ठी मान लेंगे एकदम। यहाँ पे बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। समझ आ रहा है? ऐसे कर लेंगे। लेकिन किसी को बोलेंगे कि नहीं आता, धीरे से करेंगे नीचे से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इतना बड़ा बकलोल है। नहीं आ रहा किसी का? 175 देगा। यस सर। वाह! तो रेसिडेंट है कि नहीं है? तो लिख दो। खाली इतना प्यार से नहीं, इसको केस स्टडी की तरह बोलते। इसको क्या बोलते हैं? केस स्टडी क्वेश्चन। हाँ वही बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? केस स्टडी क्वेश्चन है। चलो लिखते हैं इसको। पहले तुम लोग पता तो कर लो रेसिडेंट है कि नहीं। पता कर लिया ना? चलो ठीक। तो नहीं है, तुम लोग के बात पे चल रहे हैं। अगर निकला मेरे लिखते ही ठीक है बेटा। नहीं है, जोश देखते हम तुम्हारा। लिखा रहा ना भाई, साइलेंस क्यों है? नित्या क्या हुआ? वो तबीयत खराब है क्या? तो इतना शांत क्यों बैठी हो? कौन तुमको परेशान किया बताओ? मुंह मत तोड़ देना एकदम इसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन सिटीजन and leaving India for employment purpose, an individual who is an Indian citizen and leaving India for employment purpose shall be considered as resident if he satisfy one condition. Person नहीं, and leave India for employment purpose. ज़्यादा नुक्स मत निकालो, उसको पर्पस कर लो। रिकॉर्ड हो रहा है ना, अच्छा है। अच्छा, इतना अच्छा सोचती है मेरे लिए, रह नहीं पा रहे तुम्हारे बिना। एंड सेटिस्फाई कौन सा कंडीशन बोलो? 1 कंडीशन बोलो। 1 कंडीशन वो भी हम ही लिखा है। तो लिखो ना बेटा, आता है तो लिखो ना।
वाह, पेंगी दे ये भी हम लिखेंगे। गुड, प्राउड ऑफ यू। वाह, अरे सरस्वती टेस्ट दे दी। वाह, रुक जा, तेरा सारा दुख कंप्लीट करता है। देख, पहले प्रोविज़न लिखना पड़ता है, फिर फैक्ट लिखना पड़ता है, फिर कंक्लूजन लिखना पड़ता है। अभी हम लोग क्या लिखे? प्रोविज़न, जो प्रोविज़न है, जो हम लोग पढ़े, जो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट हमेशा क्वेश्चन का छोटा वर्जन रहता है। फैक्ट हमेशा क्वेश्चन का छोटा वर्जन। तो आप लिखेंगे in the given case Mr. Ram stayed in India during previous year 23-24 फॉर कितना दिन बोला तुम लोग काउंट करके? श्योर हो लो तुम लोग? फॉर 175 डेज। डेट इज, इसमें ना खाली 175 लिखने से नहीं चलेगा, तुमको गिनाना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिख देना 30। अप्रैल में कितना महीना रहता है? श्योर है ना? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 हुआ। उसके बाद क्या था अप्रैल के बाद? मई, तो इसीलिए 30 हुआ। समझ आया? फरवरी में 28 और लीप ईयर में 29, ये ध्यान रखना। यहाँ आया तो 30 लिख दिया फरवरी में, तो मत कान कर लेना, ठीक है? 30 प्लस, बस पेन चलना रुक गया, करो 30 प्लस 31, क्लास ओवर नहीं, क्लास चलता रहेगा। लिखो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 22 प्लस 31 प्लस जुलाई और अगस्त में 31। वाह, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 22। बच्चा सिखा रहा हमको। लिख लिया? हाँ, पक्का? अब लास्ट लाइन लिखेगा, फ्रॉम द अबव फैक्ट एंड कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव फैक्ट्स एंड कंक्लूजन it is clear that from the above fact and conclusion it is clear that Mr. Ram, है ना इसका नाम? Mr. Ram is not a resident of, बोलो, वाह, ऐसे लिखते केस स्टडीज। देख लो, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन्स, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन्स, ऐसे लिखोगे तो जाके आपका रेसिडेंशियल स्टेटस सॉल्व होगा। डन है? प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ, एक तो बस डेमो तौर पे करवाए ताकि तुम लोग लिख लो, इसको कंप्लीट कर लेते फटाफट। अलग से आता है 7 मार्क्स का। अब तो 50 मार्क्स कर दिया गया, अब चांसेस है। लास्ट 2 बार से तो आया न्यू सिलेबस में। प्रोफेशनल कोर्स में चांसेस मत पूछा करिए, सारा पढ़िए, ठीक है? अब जो पैटर्न वो लोग फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप CA के हो चाहे CS के, पैटर्न्स बता सकता हूँ। इफ़ दे आर गोइंग टू ब्रेक देयर पैटर्न देन इट इज़ नॉट माई फॉल्ट एंड इट इज़ नॉट योर फॉल्ट ऑल्सो। पैटर्न का मतलब दे आर नॉट गिविंग अ गारंटी दैट वी विल फॉलो दिस। पैटर्न इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट वी माइट फॉलो दिस, ठीक है? वो ये बोलने मांगता है, वही पढ़ना, वो फिर अचानक से सरप्राइज दे देगा। सरप्राइज, जो तुम सोचे थे वो नहीं आएगा, फिर तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लेना। उसके सरप्राइज देने के बाद भी वो तुमको 6 महीना देता है कि तुम उस सरप्राइज से फिर रेडी हो, उसका टेंशन मत रहना। सच्चाई बता रहे, जो बुरा लग रहा है।
सच करो। आप लोग को बीमारी है, बीमारी मतलब मार्केट का बीमारी है कि हम लोग सेलेक्टिव पढ़ लेंगे हो जाएगा। थोड़ा पढ़ाइए ना, कम पढ़ाइए ना, ज़्यादा मत पढ़ाइए। मॉड्यूल में तो वैसे लिख देता है ना वो, मतलब चैप्टर वैसे एलोकेट कर बेटा आप ओल्ड सिलेबस में दिए थे ना एग्ज़ाम, अभी मैं उसी में एसबीएसई में क्या कांड हो गया था, पार्ट सी तक फॉलो नहीं हुआ था। हाँ तो हम अपना बच्चा लोग को बोल दिए थे हरकत मत करना, इसीलिए मेरा बच्चा लोग बच गया। उसको पहले ही बोला था, इंडिकेशन थे कि पार्ट सी पार्ट बी पार्ट ए, मत ऐसे फॉलो करके पढ़ना। उल्लो का वेटेज भी मत फॉलो करना। अगर तीनों इंस्टीट्यूट को कंपेयर करो, एक मात्र सीए इंस्टीट्यूट है जो 90% अपना मुंह बोला हुआ चीज़ पे वैल्यू देता है कि हम इसको इतना परसेंटेज दे रहे तो देगा। हाँ उसमें टफ इजी कर सकता है वो, लेकिन उसको वो देगा। सीए में कस्टम ही नहीं दिया इस बार, 10 मार्क्स का कस्टम आएगा। सब बच्चा कस्टम पहले पढ़ेंगे तो कस्टम आएगा 10 मार्क्स। कस्टम ढूंढ रहा है, कस्टम में है। तो वैसा गलती मत करना। अब नॉर्मली क्या बच्चा सोचा कस्टम कर लेंगे, डीटी कर लेंगे, हो जाएगा। कस्टम के बाद वो पूरा कस्टम में था, पूरा सिस्टम हैंग हो चुका था उसका कि अब क्या कस्टम होगा। तो कस्टम बन गया एक तो कि अब तुमको फेल होना है। तो ये हुआ सिलेक्टिव पढ़ाई का क्या बोलो नतीजा। आप ज़्यादा होशियार बनेंगे, वो आपसे ज़्यादा होशियार बन जाएगा। और हम चाहेंगे कि पैटर्न फॉलो हो, हम नेगेटिव नहीं फॉलो बोल रहे हैं, बट हम आपको उस चीज़ के लिए रेडी नहीं कर सकते जो रिस्क है। आप सब करिए, हाँ आप अच्छा और बुरा में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। चलिए यही कर रहे थे हम लोग, आ जाइए। उसके बाद हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस किसका डिटरमाइन करेंगे बोलो तो, एचएफ का। पढ़ के ख़त्म करिए तो फटाफट। अच्छा देखो बेटा, ये तीनों रीड एंड, हम पढ़ा रहे हैं, हम आपके एग्जाम मतलब आपके लिए बोल रहे, रीड एंड अंडरस्टैंड। आपको नहीं बोले कि हम नहीं पढ़ाएंगे। यू हैव टू जस्ट राइट देयर, वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड इट। आ जाइए बेटा, देखिए बेटा, HUF का अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया। अगर वो HUF रेसिडेंट इंडिया तभी कहलाएगा, अगर वो HUF रेसिडेंट तभी कहलाएगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एक HUF रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, चाहे आधा चाहे पूरा, इसमें डेज वगैरह कुछ नहीं है। समझ आ गया? वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब कंट्रोल आउटसाइड इंडिया हो रहा है। कोई डिस्कशन इसमें नहीं चाहिए, डन एंड डस्टेड है। यहाँ पे जब हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग इंडिया से हो रहा हो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो रहा हो? इंडिया से हो रहा हो। अच्छा, अगर वो रेसिडेंट है तो हम लोग उसका 2 टुकड़ा करते हैं, ये पता करने के लिए वो ROR है कि RNOR है। तो बोल रहे हैं अगर HUF को डिसाइड करोगे कि वो ROR है कि RNOR है, उसके लिए हम लोग उसके कर्ता को देखेंगे। HUF में HUF का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसे बिजनेस में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। हेड ऑफ द फैमिली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता। तो हम लोग कर्ता को देखेंगे। अगर कर्ता रेसिडेंट है, मतलब HUF रेसिडेंट तभी कहलाएगा अगर कर्ता बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। कौन सा एडिशनल कंडीशन? जो आप पढ़ कर आए, 10 में से 2 साल रेसिडेंट, 7 में से 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए, वो सेटिस्फाई करेगा। अगर वो रेसिडेंट है, अगर वो ROR बन जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? हाँ, एडिशनल कंडीशन। डन है क्या? चलिए नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे डिटरमाइन करेंगे? पढ़ लीजिए। भैया इंडियन कंपनी है, सारा डिसीजन इंडिया के थ्रू होता है, तो वो क्या कहलाएगा? बस खत्म। क्लियर है? यहाँ पे देखो लिखा है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट।
क्लियर है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करो इसमें पगला लोग की तरह। फिर देखो क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फॉर्म एंड एवरी अदर पर्सन। इंडिया में होगा तो अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से तो रेसिडेंट इंडिया, नहीं है तो क्लियर है। 5 मिनट ब्रेक ले लो तुम लोग, माथा को रिलैक्स कर लो, तब थोड़ा सा टॉपिक एक आगे प्रोसीड करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म। अच्छा से कर लिया बेटा, 7 मार्क्स से 7 मार्क्स लिखने का है। सबसे बड़ा बात है इसमें सम्स नहीं है, आपको सम्स में टॉर्चर नहीं होगा, थोड़ा बहुत थ्योरी है। एक और चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ पढ़ना पड़ता है, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बच्चा लोग कहाँ गया, सुनो ना, ये चैप्टर है 11, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर खत्म। एक और चैप्टर है, बोलो स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये आपको तभी समझ आता है जब आप क्या पढ़ लेते हैं, ये करते 2 चैप्टर और ख़त्म। ठीक है, तो आपका प्रॉपर आपको समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए 2 मिनट ब्रेक ले ली, 5 मिनट ले लीजिए, फिर शुरू करेंगे।